हमें कर्ज वाली बहू नहीं चाहिए। घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। हम बहुत बड़े लोग तो नहीं थे। जब एक मिडिल परिवार में शादी होती है तो बेटी के बाप और माँ की जान अटकी होती है, कोई कमी ना रह जाए। और यही हाल दीना जी का भी। वो चिंता में बैठे थे, तभी उनका छोटा बेटा आया। अपने पापा से कहा, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनानाथ जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। क्या करूँगा, कहाँ से उनकी मांग पूरी करूँगा। अगर दहेज की मांग पूरी ना की तो कहीं बेटा का रिश्ता न टूट जाए। दीना जी के साथ घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। पता नहीं क्या होगा। खैर, अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब आवाभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीना जी, अब काम की बात हो जाए। दीनानाथ जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनानाथ जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनानाथ जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनानाथ जी हाथ जोड़ते हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर मांग को पूरा करें। समधी जी ने धीरे से दीनानाथ जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। हमारा परिवार इसके हक में नहीं है, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू की चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को गुना देगी। दीनानाथ जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आप जैसे सबकी सोच हो तो फिर किसी लड़की के बाप को चिंता ही ना करनी पड़े। तय तारीख पर बारात आई। दीनानाथ जी ने खुशी खुशी बेटी का कन्यादान कर उसको विदा किया। कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे तो ये जो हमारे समाज में दहेज लेने की परंपरा है वो ख़त्म हो जाएगी। बिना किसी को जाने उसके बारे में गलत राय ना बनाए। इधर कई महीने से मैं देख रही थी, कार जब सिग्नल पर रुकती तो औरत थी वो ज़रूर शीशे साफ करने लगती थी। मैं तो उसको कुछ न कुछ दे देती थी, लेकिन मेरे पति वीरेन चिढ़ जाते उस औरत से और उनका चिढ़ना मुझे समझ नहीं आता था। आज भी कार जैसे ही सिग्नल पर रुकी, वही काली कलूटी सी औरत गोद में बच्चा लिए गाड़ी के शीशे पोंछने लगी। मैंने अपने पति वीरेन की ओर देखा। रोज़ देख जाती है ये, चिढ़ है मुझे इस औरत से। रोज़ की तरह वीरेन का बड़बड़ाना चालू, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हो? वो अपना काम ही तो करती है और तुमने तो इसे आज तक कभी पोंछने ना दी अपनी कार, और ना उस बेचारी को कुछ देते हो, फिर इतना गुस्सा क्यों? मेरे ये कहते ही झुलझुला कर बोला, मैं और इसे छूने दूँ अपनी गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये बड़ी ही पहुँची हुई चीज़ लगती है। पहुँची हुई चीज़ मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा।
हाँ, कभी गौर किया है तुमने ये खुद कितनी बदसूरत है, पर इसके दोनों बच्चों को देखो, गोरे चिट्ठे, भले घर के बच्चे लगते हैं। इसकी बेटी को देखो, दूध जैसी गोरी है, बताओ कैसे? या तो ये किसी और के बच्चे लेकर भीख मांगने का काम करती है या चरित्रहीन है। तभी वीरेन की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। कुछ भी अपने दिमाग का कचरा साफ करो, बिना किसी के बारे में जाने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये काली है, हो सकता है पति गोरा होगा, उस पर गई होगी बच्ची। चरित्रहीन होती तो गाड़ी के शीशे साफ करती। अब हटाओ ये सब, देखो सिग्नल खुल गया। मैंने बात बदल दी। इस बात के 2 हफ्ते बाद ही एक शाम मैं और वीरेन ऑफिस से लौट रहे थे। ज़बरदस्त ट्रैफिक था। वीरेन ने शॉर्टकट लिया। रास्ता शहर की डोमटोली से होकर था। मन तो नहीं था उधर से जाने का, पर मजबूरी थी। पतली गली, दोनों और बांस की पत्तियों, फूस, प्लास्टिक से बने बेतरतीब से घर। अचानक कार सड़क के बीचों बीच बने मैनहोल से टकराई और रुक गई। ओह नो! वीरेन ने उतर कर देखा, अगला टायर धंसा पड़ा था। हो गई छुट्टी। मुझे तो टायर बदलनी भी नहीं आती, अब क्या करूं? वीरेन परेशान हो गया और साथ साथ मैं भी। अब क्या होगा? इधर तो कोई है भी नहीं। मैं भी नीचे उतर आई और इधर उधर देखने लगी। तभी आगे की झोपड़ी से किसी की आवाज़ आई। क्या हुआ साहब, पंचर हो गया क्या? देखा तो एक आदमी जमीन पर बैठा टोकरी बीन रहा था। उल्टे तवे सा काला, दुबला पतला, एक पैर सूखा हुआ, लकवाग्रस्त। पास ही नीचे मिट्टी के बर्तन से एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। मुझे उस बच्ची का चेहरा देखा देखा सा लगा, पर याद नहीं आया उसको कहाँ देखा है। लेकिन देखा तो है कहीं मैंने। दिमाग पर जोर नहीं दिया। वीरेन ने उसे देखकर अनसुना कर दिया। हाँ हाँ, पंचर हो गया। कोई मिलेगा क्या बनाने वाला? वैसे स्टेपनी है गाड़ी में। मैं इस उम्मीद में बोली शायद मदद मिल जाए कोई। दुकान तो नहीं है मेम साहब, पर हो जाएगा काम। बुलवा देता हूँ, कर देगा। उसकी बात सुनकर राहत मिली। प्लीज़ बुला दीजिए। मेरे कहते ही उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई। ओ कमला, छोटू को बुलाकर ले आ। साहब लोग की गाड़ी रुकी पड़ी है। ठीक है कि स्वर के साथ जो औरत बाहर आई वो वही थी, सिग्नल वाली औरत। काली कलोटी बदसूरत, जिससे हद भर की चिढ़ थी। वीरेन को मैंने देखा, अभी भी उसकी गोद में उसका गोरा चिट्ठा बच्चा था। वीरेन ने उसे देखा, फिर कनखियों से मुझे देखकर फुसफुसाया। देख लिया ना इसके पति को, कितना चमक रहा। हाँ, दुधिया गोरा। ओह, अब बताओ क्या गलत कह रहा था मैं इसके बारे में? मैं चुप थी। थोड़ी देर में वो औरत एक लड़के के साथ आती दिखी। लीजिए साहब, ये कर देगा। ये छोटू, चल जल्दी बना देना, बड़ी देर से खड़े हैं साहब लोग। वो ज़ोर से बोला। थोड़ी देर बाद, लो साहब, हो गया आपका काम। लड़के ने काम खत्म करके कहा। वीरेन ने जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकाला। नहीं साहब, इतने से काम के क्या पैसे लूँ? उस पर भैया ने बोला करने को। वो तुम्हारे भैया हैं और उसकी पत्नी को तो मैंने देखा है, सिग्नल पर गाड़ी के शीशे पोंछती है। मैंने पूछा ना, सगे भैया ना हैं, पर हम सब इन्हें भैया जी ही बोलते हैं। हाँ, वो करती हैं शीशे पोंछने का काम। क्या करे साहब, हमारा सूप टोकरी बीनने का काम है। पर अब लेता कौन है? पहले हर घर की रसोई घर में सूप दौरी रहती थी, अब कौन रखता है? सिर्फ शादी ब्याह या छठ पर्व में। वहाँ भी पीतल कांसे के बर्तन घुस गए हैं। भैया अपाहिज हैं तो घर चलाने के लिए भाभी करती हैं ऐसे छोटे मोटे काम।
ऐसे दोनों बड़े भले इंसान हैं। छोटू के स्वर में उनके लिए इज्जत दिख रही थी। ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? वीरेन ने हैरत से पूछा। साहब, ये दो बच्चियां देख रहे हैं आप? उसने उंगली से बाहर खेल रही बच्ची की तरफ इशारा किया। इनकी बेटियां नहीं हैं। रात के अंधेरे में कोई फेंक गया था। एक बच्ची तो मरणासन्न हालत में थी। पुलिस के डर से कोई उठा नहीं रहा था, पर भैया जी ने उठाया भी और जैसे तैसे करके बच्चे का इलाज भी करवाया। दूसरी बच्ची इन्हें पोखर के किनारे फेंकी मिली थी। इतनी गरीबी, फिर भी इन्होंने इन बच्चियों को अपने पास रख लिया। जान छिड़कते हैं दोनों पर। बहुत भले लोग हैं। वो तो चला गया, पर वीरेन का चेहरा शर्म से झुका था। उसने एक नज़र टोकरी बीनते पति पत्नी पर डाली और धीरे से मुस्कुरा दिया। पत्नी ने कहा, मैंने आपसे बोला था बिना किसी को जाने उसके बारे में अपनी राय मत बनाओ। अब सच जानना लिया है ना? आज वीरेन दिमाग के शीशे भी धुलकर चमक रहे थे। दूसरे दिन से हर दिन वीरेन उस औरत से गाड़ी के शीशे साफ करवाने लगा। इस बहाने वो उनकी मदद कर देता, जिससे वीरेन को अच्छा लगता। उसको समझ आ गया था हमें किसी को बिना जाने उसके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। पता नहीं किसकी क्या मजबूरी हो। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक